नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी दोस्तों? आप सभी के बीच मैं फिर उपस्थित हूँ एक बार एक शानदार वीडियो सेशन लेकर। दोस्तों इस बार जो वीडियो है वो विथ आंसर है, क्योंकि आपको केवल एक्सप्लेन कराना है, चीजें समझाना है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में। हर एक टॉपिक से मैंने कुछ 1-2 प्रश्न लिए हैं। 15 प्रश्न मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। 15 प्रश्न का बहुत छोटा-सा वीडियो होगा। 10 मिनट के सेशन में आप समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेकर आता हूँ, लेकिन मैं एमसीक्यू विथ आंसर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हैं आजकल के और ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएँगे आपसे। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी सी पंक्ति है, कहते हैं कि तुम आसान समझते हो उम्मीदों का टूट जाना। तुम आसान समझते हो उम्मीदों का टूट जाना, सब कुछ करके कुछ न पाना। तुम आसान समझते हो उम्मीदों का टूट जाना, सब कुछ कर कर कुछ न पाना, और मुस्कुराते हुए आंसू निकल आएंगे। मुस्कुराते हुए आंसू निकल आएंगे, कभी वक्त के हाथों तमाचा खाना। चलिए दोस्तों, सबसे पहला ही प्रश्न आपके बीच है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, आइए देख लेते हैं एक बार। प्रश्न क्या है एक बार समझिएगा। बाइलिंगुअल प्रश्न मैंने शुरुआत की है, आप देख लीजिएगा बाइलिंगुअल कैसे होते हैं। हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष या बिंदुसार? बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। समझना बड़े ध्यान से, ये एक ही फैमिली से हैं। हर्ष अलग है, हर्ष को हटा दिया आपने, ये चीज समझ में आया। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र हुआ वो हुआ अशोक। समझो बात को। तो यहां पर एक्चुअल में फाउंडर कौन हुआ? ये हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, इसका प्रधानमंत्री और सलाहकार कौन था? ध्यान रखना, चाणक्य। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? किसको हराया था? धनानंद को। धनानंद जो कि नंद वंश का संस्थापक था, जो कि नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का मतलब राजा कह सकते हो, राजा। इस घनानंद की अनीतियों के कारण चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हटाया और मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, तो ये सब जानते हैं आप सब। ठीक है, और इसी वंश में हुए अशोक। ये बात लगभग 300 बीसी के आसपास की है। अशोक साम्राज्य 300 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। पहला प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो आपके समक्ष रख रहा हूं, ये ज्योग्राफी से प्रश्न है, ध्यान रखना। यह प्रश्न कैसा है? ये ज्योग्राफी से प्रश्न है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा, ज्योग्राफी से प्रश्न क्या है? आपसे पूछा गया है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को बस ऐसे ही बताना है कि रेड प्लैनेट किसे कहते हैं। हम सब जानते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण इस प्लैनेट का जो रंग है वो लाल है, और यह प्लैनेट है मंगल। मंगल को अंग्रेजी में कहते हैं मार्स। क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं, ध्यान रखना। मार्स, मार्स। अब देखो, वीनस लिखा है, अब वीनस को क्या बोलेंगे? अभी आंसर तो हो गया, आंसर समझ में आ गया, मंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर छोड़ दो। वीनस के लिए सबसे फेमस है कि भाई इसको क्या कहते हैं? इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। चमकीला ग्रह कहते हैं, चमकीला प्लैनेट ग्रह कहते हैं, फ्लिकरिंग स्टार ग्रह कहते हैं। ठीक है, किसको? वीनस। ध्यान रखना। दूसरा, सबसे ज्यादा तापमान शुक्र ग्रह का होता है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे ज्यादा तापमान भी इस ग्रह का होता है। उसका कारण है CO2 का सबसे ज्यादा पाया जाना। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहां है? वीनस पे। जुपिटर सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। तो यहां पर सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो ध्यान रखना कि वो प्लैनेट जो है वो है कौन सा? जुपिटर। ठीक है। सैटर्न सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, सुंदर, सुंदर प्लैनेट कौन सा है? तो आप कहोगे कि भाई ये शनि है, इसमें रिंग्स हैं। इसमें क्या है दोस्तों? शनि में, सैटर्न में रिंग्स हैं। तो ये है डिफरेंस, इस चीज को समझना पड़ेगा। एक और प्रश्न है, वाह भाई,
शानदार प्रश्न, जानदार प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रश्न में थोड़ा सा नीचे गया, इसको ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर आता हूं। हाँ, वेरी गुड। लिखा है इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्थापित हुआ, कब शुरुआत हुई, कब से शुरू हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना। और इसके तहत भारत के बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क एंड वन्य जीव अभ्यारण्य यानी सेंचुरीज में टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, जहां पर बाघ संरक्षण अधिनियम लागू है। ये ध्यान रखना। जैसे मैं अभी यहां रह रहा हूं, यहां पर मध्य प्रदेश के पास शिवपुरी पड़ता है और शिवपुरी में है टाइगर रिजर्व। माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, कान्हा किसली को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया है, रणथंभौर को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया है, गिरी को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ठीक है, तो ऐसे तमाम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैं जिनको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया दोस्तों। तो कब से, तो ध्यान रखना 1973 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में लॉन्च हुआ था। इसके तहत बाघों का संरक्षण, सेव टाइगर नारा है, वो इसको फॉलो करता है। और अगला प्रश्न है कला संस्कृति से, आपसे प्रश्न है कि जलीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है? एक्चुअल में जो जलीकट्टू है वो तमिलनाडु के लोग अधिकतर, खासकर साउथ में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वहां ज्यादा मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल ओणम से जुड़ा है क्या? नहीं। बिहू असम में होता है। हॉर्नेबल फेस्टिवल आप जानते हो, ये किधर होता है? सेवन सिस्टर साइड होता है, नागालैंड वगैरह में। पोंगल, बिल्कुल पोंगल से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, पोंगल से जुड़ा हुआ त्योहार है। खासकर जलीकट्टू, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रथा है जिसमें है ना, बैल को जो है वो एकदम से उसको प्रॉपर तैयार करके और गलियों में छोड़ा जाता है और कोशिश करते हैं लोग कि उसके बैल जो है, उसके पैर जो है व्यक्ति की किसी भी पीठ के किसी भी भाग में पड़ जाए तो उसको शुभ मानते हैं और बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ऐसा उनका मानना है। और इस त्योहार में हर साल 2 4 5 जाने जाती जाती हैं। तो सरकार भी इसको रोक नहीं लगा पाई। तमिलनाडु सरकार ने पहले रोक लगाई भी थी, लेकिन बाद में इनको खोलनी पड़ी क्योंकि वहां की आस्था की बात होगी दोस्तों। क्लियर है? तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे सामने एक और बड़ा शानदार प्रश्न है दोस्त, बड़े मजेदार प्रश्न है। आइए जरा इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, शानदार सीनरी देखिए आप, है ना? हाँ, मजा तो आता है थोड़ा सा। मैं शुरुआत में वो देख रहा था कि अगर मैं इस प्रकार से चीजों को कराऊं तो कहां तक रिस्पॉन्स आता है और आप लोग कितना प्यार करते हैं, वो सारी चीजें देखनी है। लिखा हुआ है विच इज द लॉन्गेस्ट, है ना, पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। एक्चुअल में पेनिनसुलर जो रिवर होती है इन्हें प्रायद्वीपी नदी कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसी नदी जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई, जैसे मान के चलो इधर खुद जमीन हो, इधर भी जमीन या पानी हो, है ना, और बेसिकली पूरा तीन ओर से पानी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, है ना। ऐसी स्थान को क्या कहते हैं? हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ऐसी कौन सी नदी है? नर्मदा है? नहीं है। कृष्णा नदी है? नहीं है। महानदी है? नहीं है। कौन सी है? गोदावरी नदी है। ध्यान रखना, कौन सी है? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? जबकि अगर प्रश्न आए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर कोई पूछे कि भाई भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और उस नदी का नाम है गंगा। उस नदी का नाम है गंगा। ये भारत की सबसे लंबी रिवर है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपसे है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम विच रेज, यानी ओजोन लेयर किससे हमें संरक्षित करती है? कौन सी ऐसी किरणें हैं, कौन सी ऐसी कह सकते हो रेज हैं जिनसे हमें बचाती है ओजोन परत? ऑप्शन है एक्सरे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, या गामा रेज हैं, या इंफ्रारेड्स हैं। तो ध्यान रखना, ना तो इंफ्रारेड्स हैं, ना गामा एंड ना ही एक्सरे। वो रेड कौन सी है? अल्ट्रावायलेट है, बिल्कुल सही आंसर है। पराबैंगनी किरणें। दूसरा प्रश्न आ सकता है, जैसे मान के चलिए आपको कितना सुंदर देखो दिख रहा है, एक्चुअल में ये जो आ रही है ना, यही है अल्ट्रावायलेट वेव्स, ध्यान रखना। और इस पृथ्वी से ऊपर पड़ता है यहां पर, इस पृथ्वी से ऊपर पड़ता है यहां पर एक मंडल, जिसे हम कहते हैं, ऐसे मान लीजिएगा, इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल,
या इंग्लिश में कहो आप तो स्ट्रोस्फेयर कहते होंगे, उसके जस्ट ऊपर पड़ता है समताप मंडल। और समताप मंडल की ऊपरी जो लेयर है एक्चुअल में यही है ओजोन लेयर, और इसी के कारण जो है ये चीजें आकर, जो परावैंगनिक आकर और ऊपर ही चली जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, और इससे हम बच जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा माना जा रहा है साइंटिस्ट द्वारा कि इस लेयर में क्षय हो रहा है, इस लेयर में हिरास हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, ये लेयर पतली होती जा रही है धीरे धीरे, और अब अल्ट्रावायलेट रेज का जो खतरा है वो भारत पर या पूरे विश्व पर, इस पृथ्वी पर बढ़ने वाला है। तो इसीलिए, और हाँ, इस ओजोन परत को नष्ट करने वाली या जो गैस है उसका नाम है सीएफसी। क्या नाम है दोस्तों? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक ऐसी गैस है जो कि निकलती है फ्रेऑन के यूज होने से, जैसे एसी से निकलती है, आपके फ्रिज से निकलती राइट, है ना। ऐसे आपके जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से ये निकलती है। तो सीएफसी गैस का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होना कारण है हमारी ओजोन परत को नष्ट करने का या क्षय करने का। कोशिश करें सीएफसी, इस देश में मुझे लगता है इसको बैन कर देना चाहिए, लेकिन बस कुछ नहीं, लोगों की सुविधाओं के लिए सब होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बुक से है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों। क्या आंसर होगा मुझे जरूर बताइएगा। तो आंसर तो आपके सामने है, बेसिकली आपको समझना क्या है ये समझिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है, ठीक है, यानी हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, बट अगर इफ लिखा होता हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो व्हाट्स योर आंसर? प्लीज टेल मी। If you said Rabindranath Tagore, yes, it's right. रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है नेशनल एंथम, यानी राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब दोनों चीजें हैं। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करूं दोस्तों, तो इसमें लगभग लगते हैं 65 सेकेंड कंप्लीट गाने में। नेशनल एंथम को लगते हैं 52 सेकेंड कंप्लीट गाने में। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया, अगला देखते हैं एक बार। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख के नाम से कौन व्यक्ति जाना जाता है? तो उसका नाम है मिल्खा। आप शायद ना जानते हो इस मिल्खा सिंह को, बट इसकी एक फिल्म भी आई थी, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, ध्यान रखना है ना। तो एक्चुअल में मिल्खा सिंह नाम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। फ्लाइंग सिख के रूप में इनको हम जानते हैं। अभी इनका निधन हो गया है 93 के समथिंग पे, ठीक है। पीटी उषा उड़न परी के नाम से जानते हैं इनको, उड़न परी के नाम से जानते हैं इनको, ध्यान रखना। नवजीत सिंह सिद्धू, ये तो भैया फ्लाइंग सिख नहीं है, ये तो भाई पाजी बल्ले बल्ले वाले हैं, ठीक है। अभिनव बिंद्रा आप सब जानते हैं इनको भी, बॉक्सिंग। अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आप सब जानते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो बहुत बड़ा कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। सुषमा स्वराज का निधन हो चुका है, ये भी लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त है। सरोजनी नायडू जी, जो कि पहली महिला राज्यपाल बनने का सौभाग्य प्राप्त है इन्हें। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, विच सिटी इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया? यानी कौन सा शहर स्टील यानी इस्पात नगरी के नाम से प्रख्यात है? टाटा। तो ध्यान रखना, भिलाई नहीं है, बोकारो स्टील प्लांट दुर्गापुर, राउरकेला नहीं, क्या है? जमशेदपुर, झारखंड में पड़ता है बच्चे, जमशेदपुर, जिसे हम टाटा नगरी भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो जमशेद जी टाटा के द्वारा बसाया गया है, और इसे हम स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो एक तो ये अच्छा प्रश्न था। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ रिवर्स? 5 रिवर्स, 5 नदियों की भूमि, अर्थात पंजाब। 5 नदियों की भूमि अर्थात पंजाब। पंजाब कहां लिखा हुआ है? हरियाणा है? नहीं है। हाँ, अगर प्रश्न आ जाए कि नदियों का मायका किसे कहते हैं, अगर प्रश्न आता
इन नदियों का मायका किसे कहते हैं? मायका किसे कहते हैं तो बता देना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश है। बाकी का 5 जो नदियों की भूमि है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज कॉल्ड पंजाब। ठीक है। अगला प्रश्न है कि द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया इज, सबसे जो गैलेंट्री अवार्ड है भारत का वो कौन सा है? तो ध्यान रखना परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र है, ध्यान रखना। सेनाओं में दिए जाते हैं, बस ऊपर वाला जो है ये विशिष्ट योगदान में हर क्षेत्र में दिया जाता है, हो सकता है संगीत में, कला में, राजनीति में, समझ रहे हो, और सामाजिक क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन परमवीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र ये दिए जाते हैं सेना के अंदर अदम्य साहस और शौर्य बलिदान दिखाने के लिए। तो ये एक प्रश्न बड़ा इंपोर्टेंट था, ध्यान रखना। ठीक है। एक और प्रश्न है, हु बिल्ड फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने कराया था? हम सब जानते हैं फतेहपुर सीकरी का निर्माण, और वहां एक स्थित है बुलंद दरवाजा, इनका निर्माण करवाया था अकबर, जो कि मुगल एम्पायर के किंगडम थे या किंग थे। चलिए, हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? हाँ भाई, जेनेटिक्स की खोज किसने की थी? आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जिसने मटर, जी हाँ दोस्तों, डीएनए की खोज कह सकते हो, मटर पर अपना प्रयोग किया था, और उसका नाम है ग्रेगर मेंडल, यानी ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी आधुनिक अनुवांशिकी की खोज। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ इज फिलिफेयर डिस्प्ले बोल्ड? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष से मापते हैं हम दूरी। क्या नापते हैं? दूरी। लेकिन हाँ, अपने गांव की दूरी नहीं मापते हैं, ब्रह्मांड की दूरी, खगोलीय दूरी मापते हैं। तो यहां पर डिस्टेंस नापते हैं, ध्यान रखना, लाइट ईयर में डिस्टेंस मापी जाती है। तो आई होप सो ये आपके 15 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट किए हैं बैक टू बैक, बहुत फास्ट किए हैं। आई थिंक सो कि 15 मिनट में ये खत्म हो गए हो, मैंने इतना ही समय लेकर रखा था। तो चलो, थैंक यू सो मच। आज के लिए कैसी लगी क्लास जरूर बताना, और हाँ, शाम की क्लास हमारी हिंदी की लाइव होती है 7 बजे, तो उससे तो जुड़ेंगे सब। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ अटपटा लेकर, कुछ अजीब सा लेकर। हाँ, जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, वीडियो में बहुत मेहनत की है, तो हाँ बताना जरूर। थैंक यू सो मच।